वेलकम बैक। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड सेशन, जिसमें विटनेस प्रिपरेशन के बारे में हमें सर बजफ जो है वो बताएंगे। यहाँ पे मैं एक क्लैरिफिकेशन करता चलूँ कि सर ने अभी सेशन स्टार्ट होने से पहले हमें अपने नाम की प्रोनाउंसिएशन जो है ना दोबारा से थोड़ा सा उससे बाबर करवाया। तो इट्स नॉट बाजफ, इनका नाम बजफ शहबाज है। तो अगर आप सब लोगों ने इस नाम से पुकारेंगे तो ये खुश हो जाएंगे। ओवर टू यू सर। ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुनीब, आपने क्लेरिफाई किया। लेकिन मुझे एक फर्दर क्लेरिफिकेशन देनी थी कि आपने दोबारा से गलत प्रोनाउंस किया। इट्स बाजफ नॉट बजफ। तो या एनीवेज, लेट्स गुड laugh. Let's start with our today's session. I hope I am audible, and let me just get the screen. यस सर, यू आर। Here it is. Okay. So it is visible. नजर आ रहा है सबको? यस यस सर। Yeah, good. Just one moment. Just get some. All right. So we'll begin. अच्छा देखें, पहली चीज तो ये कि अभी जो सेशन पहले हुआ है उसमें हमने फोकस किया, अवैध सर ने बड़ा इन डिटेल जो है हम सबको गाइड किया किस तरह से एक अटर्नी की प्रिपरेशन की जानी चाहिए। एंड आई वाज आल्सो टेकिंग द नोट्स, एंड इट्स लाइक वन ऑफ द गुड प्रेजेंटेशंस जो कि मैंने लिए, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने बहुत अच्छे से जो है वो गाइड किया है। उसमें सिंस नाउ आई के कितने स्टूडेंट्स यहाँ कितने पार्टिसिपेंट सॉरी जो हैं वो वाकई ही में एंगेज्ड हैं। तो फिर स्टार्ट में अवैध सर ने एक एक रेशो दी थी, एक प्रोपोर्शन दी थी, एक परसेंटेज बताई थी कितना उनके नजदीक कितना को रोल जो है वो अटर्नी का है और कितना रोल जो है वो विटनेस का है। तो आई जस्ट वांट कि आप क्विकली जो है चैट बॉक्स में बताइए कि कितने परसेंटेज उन्होंने कहा था कि अटर्नी का रोल होता है। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। ऑलराइट। So we have one answer, and well, that is the correct answer. So well, yes, Avesta has depicted one of his proportion. Of course, it is undocumented because it's everyone's experience. मेरा शायद इसके ऊपर व्यू डिफरेंट हो सकता है, बट जो चीज समझने की है वो आप यूँ समझें कि इवन इस चीज से 70% है वो अटर्नी का है, 30% रोल जो है वो विटनेस का है। अब आपके लिए जो समझना ये जरूरी है कि ये 30% भी जो है ये आपका केस बेसिकली डेवलप कर रहा है, बिकॉज जिस तरह से हमने स्टार्ट किया था जहाँ से कि किस तरह से एग्जैक्टली जो एक अटर्नी है, जो एक जो ट्रायल का जो आर्टिस्ट है, वो बैठ क्रिटिकल थिंकिंग करता है और सोचता है कि हमने किस तरह से अपने इस केस को लेकर जाना है कोर्ट के अंदर, कौन से विटनेसेस प्रेजेंट करने, किस तरह से मैंने इस केस को पेश करना है, क्या एविडेंस आएगा, यू नो ऑल दैट स्ट्रेटेजी। अब उसमें जो एक बहुत ही ट्रायल के अंदर एक की एविडेंस, जो एक की इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है एविडेंस, और एविडेंस आती है थ्रू द टेस्टिमनी। अब वो जो टेस्टिमनी है ना, बेसिकली दैट इज द थिंग जो कि आपके लीगल आर्गुमेंट को फैक्चुअली प्रूव या डिसप्रूव करेगी। So here it is the the importance of a witness. Now you all are law students as I suppose. अब इसके अंदर आप अगर सोचें कि आज बैठ के कि हम तो लॉयर्स हैं, हमें एक विटनेस प्रिपरेशन से क्या ताल्लुक होना चाहिए या हमारा इसमें क्या फायदा है कि हम एज अ विटनेस अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो। तो लेट मी करेक्ट यू हियर। बेसिकली आपके यहाँ पे दो रोल्स हैं। पहला ये कि हम एक मॉक ट्रायल की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें से इसेंशियली आपके टीममेट्स को कुछ अटर्नीज को का रोल प्ले करना पड़ेगा और कुछ को जो है विटनेस का। सो इट इज हार्ड एट दिस प्लेस। एंड द नेक्स्ट थिंग, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी विटनेस प्रिपरेशन, आपका एज अ विटनेस प्रिपेयर होना इसलिए जरूरी है कि जो चीज आपको आज समझ आएगी वही मुमकिन है ना कि आप उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जब एक्चुअल आपके पास जो क्लाइंट्स होंगे या विटनेसेस आएंगे आप उनको बता सकें किस तरह से उन्होंने उन चीजों को जो हैंडल। तो हमारी ये सेशन है आज हम इसको ब्रीफ रखेंगे क्योंकि ज्यादातर चीजें इसमें कम्युनिकेशन की हैं। तो कम्युनिकेशन के जो प्रिंसिपल्स होती हैं वो वो ओवरलैपिंग होते हैं। जो अटर्नी के कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स हैं वो हम यहाँ पे रिपीट भी करेंगे, और बाकी जो पार्ट है हम इसको एक विटनेस पर्सपेक्टिव से डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हम 3 मेन टॉपिक्स हैं हमारे पास। पहला ये कि विटनेस की प्रिपरेशन की इंपॉर्टेंस क्या है,
क्यों जरूरी है। दूसरा ये कि टेक्निक क्या कुछ हो सकती हैं। तीसरा ये कि जो चैलेंजिंग क्रॉस एग्जामिनेशन क्वेश्चन आते हैं उनको आपने हैंडल कैसे करना है। एंड एज वी सी it is 6:10 and we have to be very brief about it because yesterday we saw that 6:30 के बाद the participants were really eager to get on with the other tasks. So we'll begin. Okay, so अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी सादा जुबान में क्या होती है? आपकी साख होती है। आप इसको, अच्छा मैं थोड़ा कैजुअल लूंगा तो आपको समझने में आसानी हो। साख क्या है आपकी? साख ये है कि देखिए, जब आप बात करें तो जो भी सुनने वाला है, चाहे वो जज है, चाहे वो दूसरा लॉयर है, चाहे वो जूरी है, या चाहे वो आपका ही कोई दूसरा विटनेस है, उसको सुन के समझ ऐसी लगे कि यार बंदा जो बात कर रही है दुरुस्त कर रहा है। क्रेडिबल या ऑथेंटिक, ये बेसिकली की टर्म्स हैं जो कि नजर आनी चाहिए आपकी बॉडी लैंग्वेज से। व्हेन यू आर टॉकिंग समथिंग, it must seem credible that it is coming from an authentic source. Now you have to think on your mind that you are actually a witness. Witness की अब जो credibility कैसे establish होगी? सबसे पहले ये कि वो कॉन्फिडेंट नजर आए। जज के सामने जब वो बैठ के अपनी बात बता रहा है तो पता चले कि वो अपनी बात को किस तरह सही तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है। जो अल्फाज अपने मुंह से बोला है, जज को समझ आनी चाहिए कि ये अल्फाज दुरुस्त या सच मालूम होते हैं। अब जितने ज्यादा क्रेडिबल होंगे उतने चांसेस हैं Everyone, please wait for a while. I guess कि उनका इंटरनेट का इशू हो गया तो let's wait for him. या आई एम रियली सॉरी। अभी दोबारा से आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, हम आपको सुन सकते हैं। Well, actually, the thing is some things are just beyond the control of a human. 2-4 दिनों से लाहौर में बारिशें बहुत ज्यादा हो रही हैं and you know how the PTCL works. बारिश का पहला कतरा पड़ता नहीं है और इंटरनेट जो है हो जाता है। So, well, apologies for that. Let's coming back. All right. So, credibility को हमने डिस्कस कर लिया था। The next point is के consistency. अब आपके सामने उनीब, हैव यू शेयर्ड दोस टेस्टिमनीज विद द पार्टिसिपेंट्स या अभी आप बाद में करेंगे शेयर? नो सर, हम बाद में करेंगे, सेशंस के बाद जब टास्क असाइन करेंगे। चलिए, बिल्कुल सही है, मुनासिब बात है। अच्छा देखिए, जो टेस्टिमनी आपको एक रिटन स्टेटमेंट या कुछ रिटन टेस्टिमोनियल आपको विटनेस की जो पहली स्टेटमेंट मिलेगी ना, उसके अंदर एक उसका बेसिक वर्जन है। उस बेसिक वर्जन से आपने आगे लेकर चलना। जब आप उस रोल को अपनाएंगे, उसको समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली ये जो विटनेस है ये क्या बात कम्युनिकेट करना चाह रहा है। अगर वो विटनेस को प्रूव करना चाह रहा है कि इस एक्यूज्ड ने लेट्स से कि ये वाला मर्डर कमिट किया है, तो आपकी वो जो पूरी बात है उसमें एक कंसिस्टेंसी नजर आनी चाहिए। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप ऐसे कुछ जवाब नहीं दे सकते बीइंग अ विटनेस। एक तरफ आप कह रहे हो कि मैंने उसको जो है वो कत्ल करते देखा है, और एक तरफ आप ये कह रहे हो कि नहीं, आई एम नॉट श्योर कि मैंने इसी को देखा है या मैंने किसी और को देखा है। जो आप बात कह रहे हैं वो आपने क्लियरली कहनी है। आइदर यू हैव टू टेक वन पोजीशन और एन अदर पोजीशन। यू कैन नॉट जस्ट कीप ऑन dwindling between two things. That is the main important point. You have to be consistent in your testimony. And और ये किस तरह से हो सकती है कि जब आपको विटनेस टेस्टिमनी जो किसी भी कंपटीशन के अंदर आपको पहले ही प्रोवाइड की जाती है, आप उसको थोरली पढ़ें, उस रोल में अपने आप को फील करें कि यू आर दैट, लेट्स से यू आर दैट एक्सपर्ट विटनेस, एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ दिस होल प्रोसेस विल गो, एंड देन ओनली यू विल बी कंसिस्टेंट इन योर टेस्टिमनी। उससे कॉन्ट्रडिक्शन या जो उसमें डिस्क्रिपेंसी या उसमें जो समझ लीजिए इनकंसिस्टेंसी है, उसमें फिर इस तरह से कमी आएगी। द नेक्स्ट पॉइंट कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फैमिलियरिटी विद द प्रोसेस। अब देखिए, जिस तरह से अवैध सर ने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया था, लेकिन इसमें मूट कोर्ट कंपटीशन में फॉर इंस्टेंस आपके पास एक टीम मेंबर है who is not actually putting his 100%, लेट्स से कि वो
आया हुआ है सिर्फ कंपटीशन के पर्पस के लिए, कि बस कंपटीशन पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, ही इज नॉट हैविंग हिज होल हार्ट इन द कंपटीशन, तो वो ऐसा जो पार्टिसिपेंट है वो आपको वहां पे अगर रिसर्चर है तो शायद इतना नुकसान ना दे। आई मीन अगर स्पीकर्स दोनों फुली प्रिपेयर्ड हैं तो शायद इतना नुकसान ना दे। लेकिन अगर ऐसा पार्टिसिपेंट आपका जो है वो विटनेस आप उसको बना देते हैं और उसने पूरे कंपटीशन के प्रोसेस में इंटरेस्ट नहीं लिया और उसको प्रोसेस का नहीं पता और जिसने विटनेस प्रिपेयर ही नहीं हुआ, तो कैसे मुमकिन है कि जब वो विटनेस प्रिपरेशन उसको विटनेस को आप डॉक्टर में बुलाएंगे और उससे आप एग्जामिनेशन इन चीफ या क्रॉस एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछेंगे, तो जब उसको पता ही नहीं है कि उसने कैसे बिहेव करना है, देन योर होल केस इज शिट। आप Apologies everyone, again internet issues फिट करना पड़ेगा हमें। दिस इज रियली एम्बैरेसिंग, लेट मी मैं अपना जो इंटरनेट कनेक्शन है वो चेंज करता हूँ। Sure sir, take your time. Yes, am I audible now? Yes sir, you are. उम्मीद इज इट पॉसिबल कि आप मेरी स्लाइड्स हैंडल कर लें, ताकि उससे ये है कि मेरे जो इंटरनेट कंज्यूमेशन है थोड़ी कम होगी और उससे बेहतर अंदाज में हम इसको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। इज जी पॉसिबल? बेहतर सर, मैं कर लेता हूँ। हाँ प्लीज आप स्लाइड अपडेट कीजिए ताकि मैं जो है Thanks. ऑलराइट, सो जब तक स्लाइड आती है हम उसको उस तरह से हम डिस्कस करते हैं। सो उस प्रोसेस के लिए फेमिलियर होना बहुत जरूरी है उस फिटनेस का। द नेक्स्ट पॉइंट इज के कंट्रोलिंग द डैमेज। अच्छा, इसका मतलब बेसिकली क्या है कि जिस तरह से हमें बताया पहले भी अवैध सर ने भी कि किस तरह से जो टेस्टिमनी है वो आपका केस बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है। जब आपका विटनेस प्रिपेयर होगा तो उसको पता होगा कि उसने क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करनी है। उस पर्टिकुलर पॉइंट से आपको पता चल जाएगा कि किस हद तक मैंने क्वेश्चन पूछना है उस विटनेस से, किस हद तक मैंने क्वेश्चन नहीं पूछना। विटनेस को ये समझ आएगी कि मैंने इस बात का जो जवाब है वो कितना जवाब देना है या इससे ज्यादा जवाब मैंने नहीं देना। तो दिस इज द मेन थिंग जो कि एक चाहिए होती है हमारी विटनेस प्रिपरेशन के लिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज के दैट्स इट, जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो इतनी ही है। अब इसके हवाले से हम कुछ टेक्निक्स देख सकते हैं कि किस किस तरह से हम इसको जो है वो बेहतर अंदाज में अपना जो विटनेस है उसकी जो टेस्टिमनी है कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सो उन्हीं प्लीज स्क्रॉल डाउन। सो टेक्निक्स क्या हैं? यस प्लीज कंटिन्यू। ऑलराइट, सो फर्स्ट थिंग इज केस फैमिलियराइजेशन। जैसा कि हमने कल को एक केस सिनेरियो जो था आपके साथ शेयर किया था एट द एंड ऑफ द सेशन, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट सेशन, कि जिसके अंदर एक अली नवाज जो हैं उनके ऊपर एक्यूजेशन है एक मर्डर की। अब आपको पूरा केस पता होगा तो फिर आप उस अंदाज में बेहतर बता सकेंगे कि मेरा उसके अंदर रोल क्या है, उस पर्टिकुलर विटनेस का मैंने किस हद तक जो है गवाही देनी है, क्या बेसिकली मटेरियल फैक्ट है जो प्रूफ करने के लिए उस विटनेस को जो है प्रोड्यूस किया जा रहा है, और क्या उसके रेलिवेंट कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, एग्जिबिट्स हैं, कोई वीडियो एविडेंस है, कोई प्रीवियस अदर रिकॉर्डिंग, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग, कोई अदर हीटेड डॉक्यूमेंट लेट्स से कहीं पे डॉक्यूमेंटेड है, कोई ईमेल है, एंड सो ऑन। तो उस पूरे केस से फेमिलराइज अगर आप होंगे तो उसके बाद आप एक जो है वो बेहतर विटनेस के तौर पे पेश होंगे उस कंपटीशन में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देन देयर कम्स द मॉक डायरेक्ट एग्जामिनेशन। जब आपके विटनेस को आपने उसकी टेस्टिमनी रिटन पकड़ा दी है, आपका जो अटर्नी है जिस तरह से डायरेक्ट एग्जामिनेशन को बड़ा डिटेल में जो है वो वेस्ट सर ने डिस्कस किया था। अब आपका जो विटनेस है उसके पास टेस्टिमनी मौजूद है, आपका जो अटर्नी है वो अब उससे क्वेश्चंस पूछेगा, एंड नाउ व्हाट यू हैव टू टेस्ट इन दैट मॉक एग्जामिनेशन कि किस हद तक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और किस हद तक आंसर दिया जाना चाहिए। और फिर आपका जो एक पार्टिसिपेंट है वो न्यूट्रली बैठ के देखेगा बीइंग अ जज कि क्या जो हमने इससे मटेरियल पॉइंट, मटेरियल फैक्ट जो था हमने प्रूव करवाना था, क्या इसकी टेस्टिमनी में वो बात सामने आई है या नहीं आई। अगर आई है देन वेल एंड गुड, और अगर नहीं आई देन यू नीड टू इंप्रूव द आंसर और द क्वेश्चंस ऑफ द अटॉर्नी। तो ये इस तरह से आप उसकी जो है पहले प्रिपरेशन करवाएंगे कि किस तरह से उसको जवाब देना है।
द नेक्स्ट थिंग इज के मॉक क्रॉस एग्जामिनेशन, जिस तरह से अब देखिए नाउ दिस इज द डिफिकल्ट पार्ट। अब आपका वो टीममेट है, जो क्वेश्चंस एक्चुअल में पूछे जाएंगे वो दूसरी टीम का जो अटर्नी है वो आपसे मॉक क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा, बट स्टिल आप प्रिपरेशन फेज में अपने आप को फील कीजिए कि यहाँ पर आपका ही कोई और टीममेट आपकी ही टेस्टिमनी में जो फ्लॉज हैं उनको आइडेंटिफाई करके उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। इस एक्टिविटी का मकसद क्या होता है? देखिए, जब आपसे आपका ही टीममेट कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, उससे आपको आइडेंटिफाई होता है कि हमारे केस के अंदर या हम जो अपना पॉइंट प्रूव करना चाह रहे हैं उसमें क्या क्या कमी है और उसको कैसे कैसे पूरा करना चाहिए। नाउ इफ यू आर लकी इनफ एंड इफ यू आर लाइक क्या उसे कहें कि सॉरी आई गॉट बिट डिस्कनेक्टेड ड्यू टू द मैसेज दैट वाज डाउन देयर। नजर आ रहा है मुझे भी कि थोड़ा सा वॉइस की डिस्टॉर्शन है, बट आई थिंक इट्स अ लिटिल बिट फाइन। उनीत, इट्स ओके। उनीत, आपका माइक बंद है। वेल, ओके ओके फाइन, ऑलराइट। सो उसका मकसद ये होता है, अब देखें अगर तो आप लकी, अब सिर्फ लकी इनफ की बात नहीं है इसमें, इसमें अगला जो सवाल है वो ये है कि आप किस हद तक अपने केस से फैमिलियराइज हैं और आप किस हद तक खुद के ही केस के ऊपर क्रिटिकल थिंकिंग कर सकती हैं। आई मीन द टर्म दैट दे यूज, द डेविल्स लॉयर, कि आप एक ही वक्त में एक ही लॉयर होते हुए अपनी साइड का भी केस कर करेंगे, दूसरी साइड का भी केस कर करेंगे, ताकि आपको आइडेंटिफाई हो कि आपने अपने पॉइंट को किस तरह से प्रूव करना है। So this is how it goes. तो क्रॉस एग्जामिनेशन, उसका मॉक करवाना आपके भी विटनेस का इसलिए जरूरी हो जाता है। द नेक्स्ट पॉइंट, द नेक्स्ट प्लीज। Oh, all right. Non-verbal communication. Now let me tell this very interesting thing, जो कि लास्ट हमने एक कंपटीशन में ऑब्जर्व की। आई वाज जजिंग अ मॉक ट्रायल कंपटीशन जो कि लास्ट मई में टीएनबी ने ऑर्गेनाइज करवाया था, और उसमें जो है मुझे पता चल रहा था कि जो दोनों विटनेसेस है ना, वो दोनों सेम रूम में बैठ के सिमिलर इंटरनेट कनेक्शन से कनेक्टेड थे। और उसमें क्या हो रहा है कि सामने वो इंटरनेट चल रहा है, सामने हम प्रोसीडिंग चल रही है, मैं ऐसा जज यहीं पे बैठा हुआ हूँ, और होता क्या है कि उससे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो पता ये चल रहा है कि वो अपने कैमरे से जरा सा ऊपर नजर उठा के सामने वाले लड़के को या जो भी उसका दोस्त था या whoever he was she was, वो उनको पूछ के बता रहा था कि मैंने इसका क्या जवाब देना। नाउ आई बीइंग अ जज, आई वाज ऑब्जर्विंग ऑल दिस, ये क्या कर रही हैं। तो मैं उस चीज को मार्क कर रहा था कि जिसकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है कि इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग द प्रोसीडिंग्स ही इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद समवन एल्स। ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ना, कि आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन कर रही हैं, जो कैमरा है उसको फेस नहीं कर रही हैं, इधर उधर देख रही हैं, इसका मतलब है कि समथिंग इज फेकी। कंपटीशन पर्पसेस के लिए इट्स नॉट रियली अ गुड थिंग। आई मार्क हिम इन द वर्स्ट मैनर पॉसिबल, let's be honest, because he was actually trying to defraud the court. So I had to mark him accordingly. So this is the important thing, कि when you are presenting your testimony, you must be addressing the proceedings, you must be addressing the lawyer, the court, whoever it is, जिससे भी आप एलिमेंट बात कर रही हैं। लेकिन वो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो कि आपके बैठ के जो नजर आ रहा है, जो स्क्रीन पे पता चल रहा है, और अगर इन पर्सन होता है तो जो आपका पूरी जो बॉडी लैंग्वेज है, दैट रियली मैटर्स, दैट एक्चुअली आइडेंटिफाइज कि किस तरह से आप जो है अपने जवाब में किस हद तक कॉन्फिडेंट है, एंड दैट विल एक्चुअली डिटरमिन कि जज आपके इस आंसर को किस हद तक अप्रिशिएट करता है या नहीं करता, अप टू द जज। So the next point, emotional preparation. Now, this is really something. This again reminds me of another competition. उसमें भी क्या होता है कि जो एक इंटरनेट कनेक्शन का उसी राउंड एक डिफरेंट राउंड था, इंटरनेट कनेक्शन के अंदर इशू आ रहा है बार बार, जिस तरह मुझे आ रहा है, एंड यू माइट आल्सो हैव फेल्ट दैट आई वाज लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड कि इंटरनेट कनेक्शन नहीं आना चाहिए, बिकॉज व्हेन सो मेनी पीपल आर लिसनिंग यू मस्ट बी वेरी इट मस्ट बी प्रोफेशनल। अब हो क्या रहा है कि उसको या तो वाकई ही में सुनाई दे नहीं रहा था क्वेश्चन क्या था दूसरे अटर्नी का, या वो उस चीज को इग्नोर करना चाह रहा था। मैं उसको जो है वो एग्जैक्टली डिटरमिन नहीं कर पाया, बट जो चीज मुझे नजर आ रही थी ना, मुझे नजर आ रही थी कि क्वेश्चन का जवाब देते हुए उसको गुस्सा आ रहा था। अब उसको गुस्सा आ रहा है, दिस इज नॉट रियली अ गुड थिंग फॉर नाइदर फॉर अ कंपटीशन नॉट फॉर एन एक्चुअल ट्रायल। आप विटनेस हैं, आपसे सवाल पूछा गया है, आपने उसका जवाब देना है, वो जवाब जो है वो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का हिस्सा बनना है, उस जवाब की बेस के ऊपर जजमेंट आनी है। यू हैव टू बी वेरी इमोशनली प्रिपेयर्ड कि आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं और बात भी हो सकती है। अब चलिए इसमें एक एग्जांपल और भी मैं आपको प्रैक्टिकल सेंस से देता हूँ।
देखें, इट इज नॉट अ रियली गुड प्रैक्टिस, लेकिन हमारे कुछ हमने यहाँ पे सिविल और फैमिली ट्रायल्स में क्या देखा है कि जब एक फीमेल को क्रॉस एग्जामिन किया जा रहा होता है एक फैमिली या खुला के केस में, या फिर समझ लें कि डाउरी आर्टिकल से पर्टेनिंग किसी मैटर के ऊपर, तो वहां पर उसके कुछ पर्सनल उसको डिफेम करने के लिए जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बता दिए जाते हैं। आई एम रियली सॉरी बट दिस इज हैपनिंग इन कोर्ट, सम लॉयर्स आर डूइंग इट, दिस इज रियली अ बैड प्रैक्टिस बट एक्चुअली इट इज हैपनिंग। तो वहां पे क्या होता है कि वो जो खातून है उनको सिर्फ इश्तियाल दिलाने के लिए जो है वो ये सवाल पूछा जाता है, और वो फिर होता ये है कि वो इमोशनल उस पर हो भी जाता है, इमोशनली रिएक्ट भी कर देती हैं। अब जब वो इमोशनली रिएक्ट कर देती हैं तो उसमें जो कोर्ट होती है वो भी देख रहा होता है कि इसका मतलब है कि नहीं, जहां तक जो लड़के का ये स्टांस है कि जो फीमेल है वो इमोशनली अनस्टेबल है इन फैमिली सूट, तो जज कहता है कि ठीक बात है, जो खातून जो है कोर्ट के अंदर अपने आप को नहीं कंट्रोल कर पाई अपने रिस्पॉन्स को, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ड्यूरिंग देयर मैरिज वो उसको ना कर पाई हो, सो इट एक्चुअली इफेक्ट्स दैट। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जो है अपने विटनेस को इमोशनली भी प्रिपेयर करना है कि किसी भी किस्म का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एंड यू हैव टू आंसर इट इन अ काम एंड पॉइज्ड मैनर, दैट्स द ट्रिक। सो द नेक्स्ट थिंग प्लीज। ऑलराइट, सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। Well, this is something which is, oft repeated. पहले भी और वैसे भी इसके ऊपर डिस्कस किया कम्युनिकेशन स्किल्स के क्या क्या टिप्स हैं। आपकी जो आवाज है वो क्लियर हो, जो आप बात करें वो समझ आए, उसकी कोई सेंस बनती हो, एंड दैट्स इट। और हाँ, अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया जिसको आपको आंसर नहीं आता तो सिंपली रिफ्यूज कि आई डू नॉट हैव द आंसर, या फिर आप उसको ये कह दीजिए कि मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, एंड द अटर्नी विल रिपीट द क्वेश्चन, and it might give you a little bit of time as well to think the answer. So these are some certain strategies. So, and moving on to the next point. All right. So now here comes the point कि जिसके ऊपर जो है हम कल भी बात करते हैं। कल भी हमने एंड पे ना क्वेश्चन पूछा था, आई गेस द गाय वाज राहिब हुसैन, जिनका ये क्वेश्चन था कि कोई ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि जिसका आंसर अटर्नी आपको कह रहा है कि या सिर्फ हाँ दें या ना दें, आइदर इट इज अ यस और इट इज अ नो, हाउ डू यू हैंडल इट। दीज आर सर्टेन क्वेश्चंस जो कि क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मेक श्योर कि अगर क्रॉस एग्जामिनेशन में इसी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, देन it is not really a good cross examination. Cross examination questions have to be difficult because it is actually the point कि जहाँ पे जो विटनेस की टेस्टिमनी है उसको क्वैश होना है। तो अब क्वैश होने से बचाने के लिए क्या है कि जो जिस तरह सबसे शुरू में मैंने कहा कि फैमिलियराइज योरसेल्फ विद द केस, आपको जब आपकी टेस्टिमनी पता होगी तो फिर उसको क्वैश करना मुश्किल होगा। अगर आपकी टेस्टिमनी जो आपका अपना बयान है, जो आपकी अपनी शहादत है, जब आपको उसका ही नहीं पता होगा तो मुमकिन है कि आप उस बयान के ऊपर कायम ना रह सकें और कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट्स दे दें। सो दिस इज हाउ इट्स डन। द नेक्स्ट थिंग इज के प्लीज, ऑलराइट, लिसन केयरफुली, द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लिसन केयरफुली देन रिस्पॉन्ड। अच्छा, ये बड़ा जरूरी है। होता क्या है कि जो हमारे विटनेसेस हमने देखा कॉम्पिटिशन्स में, वो अपना एक जवाब सोच के बैठे होते हैं कि हमने ये जवाब देना है, इररिस्पेक्टिव कि उनसे सवाल क्या पूछा जा रहा है। नाउ दिस लुक्स वेरी बैड ऑन द कोर्ट कि आप पहले सुने, समझें कि पूछा क्या गया है मुझसे, और फिर उसका जो है वो जवाब दें। अब अगर तो आपने उसका जवाब, उसका असल में दुरुस्त जवाब दिया तो दैट विल पॉजिटिवली मार्क यू। अगर आपने उसका जवाब गलत अंदाज में दिया, दैट विल डेफिनेटली नेगेटिवली मार्क यू। और जज इस चीज को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, और एक रादर एक पॉइंट भी था मार्किंग क्राइटेरियन का, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन बाय द विटनेस एंड आंसर अकॉर्डिंगली। दिस एबिलिटी इज रियली इंपॉर्टेंट। और अगर आप इसके अंदर जो है वो इधर उधर की बात कर देंगे और आप भी ऐसी बात कर देंगे जिसकी कोई सेंस नहीं बन रही है, तो ऐसी सूरत हाल में जो आपकी पूरी टेस्टिमनी है ना, वही जो है उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो है ना एक दाग आ जाता है, क्लॉ आ जाता है कि दैट गाय डजंट मेक एनी सेंस, हाउ वी शुड बिलीव दैट विटनेस। सो दिस इज हाउ। देन रिक्वेस्ट फॉर क्लैरिटी एज सेड कि अब जो विटनेस है, अगर उसको क्वेश्चन नहीं समझ आया तो दोबारा पूछ लो। आई मीन, अगर उसने कोई मुश्किल बात पूछ ली है या आपको प्रोसेस करने में समझ नहीं आ रही है कि एग्जैक्टली ये चाहता क्या है मुझसे, क्या पूछना चाहते हैं, तो मुझे सिंपली रिक्वेस्ट करें कि सर प्लीज क्लैरिफाई योर क्वेश्चन, प्लीज रिफ्रेश योर क्वेश्चन,
कैन यू प्लीज आंसर मी द क्वेश्चन अगेन। ये 3-4 फ्रेजेस हैं, आप उनसे कहें, अटर्नी को अगर लगेगा कि इसमें कोई अच्छी बात, अच्छा आंसर निकालना है, तो आपसे दोबारा क्वेश्चन पूछ लेगा। उसको लगेगा कि अच्छा, अगर उसको सोचने में लगे कि शायद क्वेश्चन ही इतना अच्छा नहीं था, तो वो खुद ही क्वेश्चन से रिजाइल कर जाएगा, तो आपको जो काम है वो आसान हो जाएगा। तो दैट हैपन्स। तो द नेक्स्ट थिंग, थैंक यू नीड फॉर बीइंग सो रिस्पॉन्सिव कि आप साथ साथ कर रहे हैं, वेरी गुड। इतना एक्टिव होना पड़ता है ट्रायल में, वरना यू कैन नॉट बी अ गुड ट्रायल लॉयर। ऑलराइट, सो बी कॉन्शियस ऑफ द लीडिंग क्वेश्चन। अच्छा, लीडिंग क्वेश्चन पर पहले वैसा ने काफी डिस्कशन की है कि होते क्या है। अब आपको बताना जरूरी है कि विटनेस के लिए लीडिंग क्वेश्चन क्यों ध्यान से होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई सवाल, आपकी टेस्टिमनी ये थी कि आपने जो है एक कत्ल होते देखा है, बिलफर्ज कहाँ पे कहें, ज़ोहर इलाही रोड पे आपने एक मर्डर होते देखा है। अब जो क्रॉस एग्जामिनेशन के, आप उसके आई विटनेस हैं उस मर्डर के, सो कॉल्ड। अब जो क्रॉस एग्जामिनेशन के अटर्नी है, वो आपसे आगे पूछते हैं कि क्या ये बात दुरुस्त है कि आपका जो घर है, लेट्स से कि वो है शादमान में। नो, शादमान इज अ प्लेस जो एडजेसेंट है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। अब वो फिर पूछते हैं कि अच्छा, आप घर आमतौर पर कितने बजे जाते हैं। वो कहते हैं कि लेट्स से कि मैं जाता हूँ रात के 9 बजे। तो वो कहते हैं कि आप हर रोज रात को 9 बजे ही घर जाती हैं। तो वो आगे से कहते हैं कि जी, मैं हर रोज रात को 9 बजे ही घर जाता हूँ, कभी लेट नहीं हुए। तो आप कहते हैं जी, कभी लेट नहीं हुए। नाउ इफ आई से, या इफ टेस्टिमनी टेल कि जो कत्ल है वो हुआ ही 8 बजे है। अभी सारे के सारे लीडिंग क्वेश्चन थे और आप उसका आंसर यस में और एक डिफरेंट अपने अपनी एक रूटीन के मुताबिक चलते जा रही हैं। पर लेट्स से कि जो मर्डर है उसका जो टाइम है, जो डेथ, जो सारे अक्सरेंस का, वो लेट्स से 8 बजे है या 7 बजे है। तो इसका मतलब है कि जो आपके अपोजिंग अटर्नी है, उसने आपसे लीडिंग क्वेश्चंस पूछ पूछ के आपको एक ऐसे पॉइंट के ऊपर ले गया है जहां पे आपकी जो सारी टेस्टिमनी है वो क्रैश हो जाएगी। कि आप खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि मैं तो हमेशा 9 बजे घर पे होता हूँ और मैं उस दिन भी घर पे ही था, और आपको ये याद ही नहीं रहा कि जो मर्डर है वो तो 8 बजे हुए। तो it shakes the whole of the thing. So that is why whenever you are being asked a leading question, the witness has to be very careful that how do you respond it. You have to keep in mind कि जिस occurrence की, जिस सारे वकूवे की, इंसिडेंट की आप टेस्टिमनी देने आए हैं, उसको आपने कैसे सेव करना है उन लीडिंग क्वेश्चंस का आंसर देते हुए। इसका एक जवाब ये हो सकता है, आगे मैं बताऊंगा। इसका एक जवाब ये हो सकता है कि देखें, वो आपसे कहें कि क्या हमेशा आप कितने बजे जाते हैं, तो आप इसका जवाब ही दे सकते हैं कभी कभी लेट भी हो जाते हैं। बस जब यहाँ पे आपने ये कह दिया, इसका मतलब है कि नाउ इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर रूटीन, समटाइम्स यू गेट लेट ड्यू टू सर्टेन थिंग्स एंड नाउ दिस क्रिएट्स एन एक्सेप्शन कि आप उस दिन अकरेंस के वक्त वहां पर थे। सो दैट्स हाउ यू डील विद इट। द नेक्स्ट पॉइंट प्लीज, ऑब्जेक्शंस बाय योर काउंसलर। अच्छा, अब इसमें ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसका देखिए कि जब आपके जो अपोजिंग अटर्नी जो आपको क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं, वो आपसे मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन पूछेंगे। रूटीन में हमने देखा यहाँ पे मर्डर ट्रायल्स में 1-2 दफा मुझे इत्तेफाक हुआ, बड़े एक्सपर्ट क्रिमिनल ट्रायल के जो वो लॉयर है, माशाल्लाह, इज वेरी एज्ड। उनको मैंने देखा कि ही हैड ड्राफ्टेड ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चन। नाउ 70 क्वेश्चन ड्राफ्ट करना इज समथिंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्ट टास्क। और उसमें मैंने देखा कि काम के क्वेश्चंस जो थे वो सिर्फ 12 या 13 ही थे। वो बेसिकली बाकी 60 क्वेश्चंस के अंदर क्या था, वो आपको इधर उधर की बात करके आपका माइंड जो था वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ऑफ टॉपिक क्वेश्चंस पूछते हैं आपको, आपकी वैसे सारी जो क्रेडिबिलिटी है उसको शेक करने की कोशिश करते हैं। तो इसके इसके अंदर जो है, जो विटनेस परेशान हो जाता है। वो आगे कहता है कि क्योंकि जो विटनेसेस होते हैं, हम लॉयर्स हैं, हम एक पूरे लीगल प्रोसेस को समझ के आते हैं, एजुकेटेड होते हैं, लेकिन जो आपका विटनेस है, एक्चुअल विटनेस, वो इतना एजुकेटेड नहीं होता। तो वहां पर क्या होता है कि वो इवेंचुअली अपना मुझे कह देते हैं कि हाँ ठीक है, मैं नहीं था। और ये होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ रूटीन के। ऐसे कई आई विटनेसेस हैं जो मान जाते हैं कि नहीं, हम वहां पे थे नहीं, हम तो कुछ और काम कर रहे थे। तो यहाँ पर रोल है आपके काउंसिल का। जिस तरह कहा गया, अवैध सर ने पहले बताया कि आपके काउंसिल का ये काम नहीं है कि वो बैठ जाए और आपका विटनेस जो है वो सामने बैठा हुआ है और आप उसको जो है वो असिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर अपोजिंग अटर्नी कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसके अंदर आप स्टक हो रहे हैं, it is the duty of your attorney to take a relevant action. Let's say he is trying to badger the witness, he is trying to defame my witness, he is asking scandalous questions, he is asking such questions which are not relevant of the testimony. तो ये सारा कुछ करना है। अब होगा क्या, आपने जब भी आपको लगे कि कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जिसको या तो आपको आंसर नहीं आता या क्वेश्चन जो है कुछ ज्यादा ही मुश्किल है, तो यू वेट अ लिटिल बिट, यू सी योर काउंसिल कि क्या वो कोई ऑब्जेक्शन लेते हैं। लेट्स से कि वो ऑब्जेक्शन लेते हैं और वो ऑब्जेक्शन दुरुस्त लेता है
और ऑनरेबल कोर्ट जो है वो उस ऑब्जेक्शन को एप्रिशिएट करते हुए कहते हैं ऑब्जेक्शन इज सस्टेन्ड, यू डोंट हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन। इसके कॉन्ट्रेरी क्या हो सकता है कि आप एक आंसर दें और वो गलत हो जाए, तो यू हैव टू अवॉइड दैट। तो नेक्स्ट पॉइंट, ओके दैट वाज द सेम थिंग जो बता दी आपको। ओके हाँ, डू नॉट आंसर व्हाट यू डू नॉट नो। अच्छा देखिए सिंपल बात, एक चीज का मुझे पता ही नहीं है तो उसका मैंने आंसर भी नहीं देना। अब सवाल पूछे जाने का ये मकसद नहीं है कि आपको उसका जवाब भी देना है, आपको उसका जवाब उस हद तक देना है जिस हद तक आपको उसका जवाब आता है। अगर वो क्वेश्चन आपसे रेलिवेंट नहीं है, यू सिंपली रिफ्यूज, यू सिंपली टेल कि आई डू नॉट हैव नॉलेज ऑफ दैट क्वेश्चन, इट इज नॉट इन माई नॉलेज। ठीक है, रिफ्यूज टू आंसर ना कहिएगा। मूवीज देख के हम कभी कभी जो है वो थोड़े से अंग्रेजी मूवीज देख के ना जज्बाती हो जाती हैं कि वो तो जी अमेरिका के 5th अमेंडमेंट में आइन में लिखा हुआ है जी कि आई रिफ्यूज टू आंसर दैट, वो चक्कर यहाँ पे नहीं होता। तो आप ये कह लें कि मेरे इल्म में नहीं है। हमारे जो उर्दू जुबान में सदा जो ट्रायल में चलता है वो ये है, एक लफ्ज मेरे इल्म में ना है, मेरे इल्म में ना है, बात खत्म। लेकिन अगर कोई आपसे ऐसा उसने सवाल पूछ ली है जो कि आप टेस्टिमनी में प्रूव करने आए थे और उसका भी आंसर रिपीट करने की बजाय आप ये कहेंगे कि मेरे इल्म में ना है, तो भैया आपकी टेस्टिमनी सारी क्रैश होगी ना, आपने सारा केस खराब कर दिया। तो यू हैव टू बी अगेन, यू हैव टू वेरी कॉशियस कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है, जो आपको नहीं आता उसका बता दो कि यार मुझे नहीं आता, मुझे इसका जवाब नहीं पता। और कोर्ट को समझ आ जाएगी कि जो सवाल इससे पूछा जा रहा है इसको इस बात का पता होना चाहिए आइडियली या नहीं होना चाहिए। तो दैट्स इट। द नेक्स्ट थिंग, आंसर विद ऑनेस्टी। अच्छा यहाँ पर ना दो बातें इंपॉर्टेंट हैं कि पहली चीज तो वो है कि जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। अगर मैंने झूठ बोला तो मुझ पर खुदा का वर्क नाजिल हो। तो यू नो इस तरह की जो है वो आपसे एक पहले ओथ लिया जाता है, तो उसको उस ओथ का थोड़ा सा जो है वो ख्याल करें और अपनी ड्यू ऑनेस्टी के साथ आंसर करें, व्हाटएवर द आंसर इज, डोंट बी अफ्रेड ऑफ इट। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट थिंग इज अवॉइड एब्सोल्यूट स्टेटमेंट। अच्छा हाँ, ये वो पॉइंट था बेसिकली जो मैंने पहले रिलेट करना चाहा था कि कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होते। नेवर बी एब्सोल्यूट अबाउट एनीथिंग। व्हाई? बिकॉज द मोमेंट द अपोजिंग अटर्नी आइडेंटिफाइज और टेल्स कि एक दफा जो है ये रूटीन खराब हुई है, आप लेट से कहते हैं कि मैं हमेशा सुबह 7 बजे उठ के वॉक करने जाता हूँ, और वो एक इंस्टेंस विद प्रूफ कोट कर देता है कि उस दिन आप सुबह 7 बजे नहीं गए थे, तो वो जो आपका सारा क्लेम है ना कि मैं हमेशा ऐसा करता हूँ, वो क्वैश हो जाएगा। और जो आपकी बाकी सारी भी टेस्टिमनी जो आपने बात की है उसके ऊपर भी जो है वो एक क्लॉ आ जाएगा। तो दिस इज हाउ टू एक्चुअली डील विद इट। ठीक है, just one moment. Okay, we have interested question. All right, Uneep, I have just seen your text. Keep calm and carry on. बस सुकून से जो आपसे पूछा गया उसका जवाब दें और आगे चलते रहें. You will be fine. That's it. आगे चलिए. Yes. ऊपर कीजिए थोड़ा सा. The best trial lawyer is not the one who can spin the best tale, but the one who can best expose the truth. एक बड़ी मशहूर बात कही जाती है, एक वो भी एक इंडियन जज से ये मंसूब है कि दोनों पार्टीज को पता होता है सच क्या है, इट इज द जज हु इज ऑन द ट्रायल। तो सिमिलरली विद अ लॉयर, यू मस्ट रिमेंबर कि आपको जो है वो जो असल सच है अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन से वो सामने लेकर आना है। विटनेसेस का भी यही काम होता है कि जो उन्होंने देखा है वो बस बता दें। तो इट इज वाज जस्ट कोटेशन, आप इसको जो है सोचिएगा। हाँ, ये स्लाइड मेरा ख्याल है कि उन्नीस ऑर्गेनाइजर्स ने आपके साथ शेयर कर दी होगी। इसमें मैंने कुछ यूजफुल रिसोर्सेज जो इस पर्टिकुलर सेशन से रेलिवेंट थे मैंने आइडेंटिफाई करके दिए हैं आपको। प्लीज आगे चलिए। कुछ इसमें से जो है वो डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ पीडीएफ फाइल्स हैं। ये एक बहुत अच्छी बुक है, अगर किसी को चाहिए हो तो नीड मैं आपके साथ पीडीएफ में व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, आप उनके साथ आगे शेयर कर दीजिएगा। इट्स अ वेरी गुड बुक, आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। इसमें बहुत की पॉइंट्स भी लिखे हैं एंड पे, इट्स वेरी गुड। मैंने भी यहीं से पढ़ के जो है ये सारी बातें की हैं आपसे। एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज द यू नो सम वीडियोस। ये ओंटारियो जस्टिस एजुकेशन नेटवर्क का मुझे यूट्यूब चैनल मिला है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, अगर आप इसको देख लेंगे तो ओवरऑल इट विल हेल्प यू टू यू नो have a better understanding of the mock trial competition. The last thing is you know just the routine thing. Do you have any questions? If you don't have, if you have, then we can discuss it. If you don't have, then you can just drop me a text on my social media whenever you want to. Sir, thank you very much. It was truly an insightful session.
अब हम कुछ सवाल ले लेते हैं। सर इसमें पहला सवाल ये था कि मुझे पता नहीं है और मेरे इल्म में नहीं है, इन दोनों बातों में कोई फर्क है और अगर है तो क्या फर्क है? क्वेश्चन अच्छा है। देखिए, मुझे पता नहीं है इसका मतलब है कि इट इज इनएबिलिटी ऑफ यू टू नो दैट वेदर दिस थिंग हैज हैपेंड या नहीं, ठीक है। और मेरे इल्म में ना है, ये भी वही चीज है, इसमें कुछ खास फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ जो है वो लफ्जाजी का ही है। आमतौर पर जो हमने देखा है, हमारी यहाँ पे जो रूटीन में शहादतें लिखी जाती हैं उसमें वर्ड यही लिखा जाता है मेरे इल्म में ना है। और कुछ जो है वो ये भी लिख देते हैं कि मुझे पता नहीं है। तो इसमें कोई खास फर्क नहीं है। कोई बहुत ही, आई एम नॉट दैट मच गुड लॉयर, अगर कोई बहुत ही अच्छा लॉयर हो तो शायद वो अपने क्लोजिंग आर्गुमेंट्स में किस पॉइंट के ऊपर ही जो है वो अपना कोई पॉइंट बना सके। लेकिन बजाहिर मैं समझता हूँ कि इट्स फाइन, मतलब इसमें कोई इशू नहीं है, कोई डिफरेंस सर नहीं है। व्हाट नेक्स्ट? अगर किसी पार्टिसिपेंट का सवाल है तो वो माइक अनम्यूट करके खुद को भी वो सवाल पूछ सकते हैं। तब तक हम कमेंट सेक्शन में जो जो क्वेश्चन हैं वो ले लेते हैं। सर ये सैफुर रहमान सवाल कर रहे हैं कि जो हमारा राइट है फ्री स्पीच का, उसमें राइट आता है कि अगर हम मतलब बोलना चाहें या ना बोलना चाहें, दोनों चीज़ों में आता है, तो फिर हम क्यों नहीं कोर्ट में जाके ये चीज़ कह सकते हैं कि हम जो है मतलब रिफ्यूज करते हैं बोलने से? अच्छा नहीं, अच्छा हाँ, देखें आप देखिए, कोई आपकी जुबान पर ताला तो लगा नहीं रहा कि आप ये बात नहीं कहेंगे। मैं आपसे जो कहने का मकसद है ना, ये बात कि आपको ये नहीं कहना चाहिए, वो ये है कि मैं अगर मैं किसी बात को मैं कहता हूँ कि मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता, अगर आप ये कहते हैं या आपकी सेंस ये बन रही है आई डू नॉट वांट टू आंसर द क्वेश्चन, वेल इट इज राइट, आप कह सकते हैं। लेकिन आप एक मिनट लिए भी सोचिए कि जज और ज्यूरी इसको कैसे लेंगे। वो ये सोचेंगे जरूर कि आप इस बात का जवाब क्यों नहीं देना चाहते। इसका मतलब है कि आप ये चीज छुपा रही हैं। और जब आप एक चीज छुपा रही हैं तो आप एक बात याद रखिए कि जो शहादत है या जो गवाही है, वो छुपाना जो है वो एक जुर्म भी है तकरीबन। और अल्लाह ताला की तरफ से कुरान पाक में मना भी किया गया है बड़ा क्लियरली। तो इस चीज को जो है आप जरूर मद्देनजर रखिएगा, कभी अगर आइंदा का मौका आया तो। अच्छा मैं ये बात क्लियर करता चलूँ कि सर उवैस भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे के सेशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो वो हमारे पास दोनों स्पीकर्स हैं, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर तला मुबीन ने क्वेश्चन किया है कि कौन कौन से जो ऑब्जेक्शन जो अमेरिकन जुडिशियल सिस्टम में यूज होते हैं, क्या वो सारे हम यूज कर सकते हैं मॉक ट्रायल के एस्पेक्ट से भी, और हमारा जो रियल ट्रायल होता है ट्रायल कोर्ट में, तो मतलब क्या सारे के सारे जो ऑब्जेक्शन है वो हम यूज कर सकते हैं? वो उनका ये सवाल है। अच्छा हाँ, देखिए उसमें अब लीडिंग क्वेश्चन की अलग से अगर हम बात करते हैं, ऐसा नहीं है, डिफरेंस है दोनों के लॉ में। हमारा प्रोसीजर लॉ जो है वो कानूनी शहादत ऑर्डिनेंस की जो 1984 का है, ये डिफरेंट है। और जो वहाँ पे जो प्रोसीजर लॉ ऑफ एविडेंस है वो एक डिफरेंट है। तो उसका, सिंस आई एम नॉट वेल मच वर्स्ड विद दी ऑल दी American legal system, therefore I cannot exactly answer that. I seek inability to answer this question. लेकिन इसका जनरल आपको बता देता हूँ कि जो ऑब्जेक्शन होते हैं ना अबाउट द ट्रायल, वो जनरली सेम होती हैं, लेकिन कभी कुछ एक्सेप्शन आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो आपने क्वेश्चन पहले जो मेरे ख्याल किसी ने पूछा था अबाउट दी लीडिंग, तो और हमेशा याद रखें कि वकील जो होते हैं वो कानून की किताब के साथ साथ ही चलते हैं। तो मैं आपको यहाँ से देख कर और पढ़कर आपको बता देता हूँ कि लीडिंग क्वेश्चन की अगर हम एग्जाम्पल लें तो वो कहाँ पे अलाउ होते हैं। वन आर्टिकल 137 है कानूनी शहादत ऑर्डिनेंस 1984 का, जिसका जो क्लॉज 2 है, आर्टिकल 137 क्लॉज 2 नोट कर लीजिए। The court shall permit leading questions as to matters which are introductory or undisputed or which have in its opinion been already sufficiently proved. सिंपल सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि आप देखें कि जो वाई व्हाट व्हेन हाउ की जो डिबेट है, आई टोटली एग्री विद दैट। मैं कहीं पे अगर विटनेस किया हूँ और मुझसे जो है वो सवाल अगर ये पूछा जाता है कि क्या आपका नाम बाज़फ है, now this is a leading question, but my attorney can ask me this because article 137 clause 2 की प्रोटेक्शन मुझे हासिल है। और ये वाला क्वेश्चन अनडिस्प्यूटेड है, आई मीन देयर इज नो डिस्प्यूट के बाज़फ है, आई मीन साथ में मेरा शनाख्ती कार्ड मौजूद है, मैं ही बाज़फ हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, आई एम नॉट रियली श्योर नाउ अगेन कि क्या इस तरह का क्वेश्चन अमेरिकन लीगल सिस्टम में पूछा जा सकता है या नहीं। नाउ यू हैव गिवन मी एन असाइनमेंट, मैं इसको चेक कर लूंगा, पढ़ के इंशाल्लाह कभी दोबारा हुआ तो बता देंगे आपको। और सर थैंक यू। और सर सोनिया इम्तियाज का क्वेश्चन है कि क्रॉस एग्जामिनेशन के जरिए ही विटनेस की क्रेडिबिलिटी को शेक किया जा सकता है या इसके अलावा भी कोई और तरीका है? उसके अलावा और क्या तरीका हो सकता है आपके नजदीक? बिकॉज मेरे नजदीक तो देखिए ना, एक जो अपोजिंग अटर्नी उसको क्रॉस एग्जामिनेशन ही जो है वो मौका मिला है, उस क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर वो क्या कर सकता है? हाँ, एक तरीका और है, यस, वेल दैट्स क्वेश्चन।
एक तरीका और है, वो ये है कि आप उसकी जो टेस्टिमनी है उसको डिसप्रूव करने के लिए कोई और एविडेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने पता है क्या, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कानून शहादत में, एग्जैक्ट आर्टिकल मुझे याद नहीं आ रहा, कि जो विटनेस है वो प्रूवन ना हो, किसी कोर्ट से कन्विक्टेड ना हो, तो ये झूठ बोलते हैं। लेट्स से कि एक विटनेस है, वो झूठ बोलता है, किसी कोर्ट ने अपनी जजमेंट में लिख दिया कि ये जो है ये शख्स झूठा है, और वो किसी डिफरेंट केस के अंदर आ गया है अपनी जो है वो शहादत रिकॉर्ड करवाने, तो वहां पर लाके जो दूसरे लॉयर हैं तो वो उसको क्रॉस एग्जामिन करते हुए वो जो जजमेंट है वो कोर्ट के सामने पेश कर सकते हैं कि सर ये वाला जो शख्स है जो यहाँ पे शहादत देने आ गए, इसको तो कोर्ट ने पहले ही झूठा डिक्लेयर कर दी है, तो दिस इज अनदर वे ऑफ शेकिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस। एंड यू कैन ऑल्सो ब्रिंग सम अदर एविडेंस, अगर आपके पास है कोई डिफरेंट, अगर वो बड़ा ही प्राइम विटनेस है तो कोई आप एक उसके अगेंस्ट एक डिफरेंट विटनेस ले आए जो कि ये प्रूव कर दे कि ये शख्स जो है इसकी गवाही काबिल कबूल नहीं है। राइट सर, थैंक यू। सर एक और सवाल है, इन्होंने विटनेस के बजाय मुलजिम का पूछा है कि मुलजिम को कहा जाता है कि आपको खामोश रहने का हक है, तो इसका मतलब क्या और ये क्यों कहा जाता है? अब वो देखिए क्या इसको बोलते हैं, चलो यार ये भी अच्छा किया आपने पूछ लिया। बेसिकली ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है, ये बता देता हूँ अभी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आर्टिकल 13 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये एक फंडामेंटल राइट है जिसके अंदर कहते हैं नो पर्सन shall when accused of an offense be compelled to be a witness against himself। ये कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड जो है वो एक फंडामेंटल राइट है कि आप किसी को जो है अपना जो जुर्म है वो मानने पर आप उसे कंपेल नहीं कर सकते। सिंपल इसके लिए आंसर। ऑलराइट सर, आप अगर देख सकें तो कमेंट सेक्शन में एक बहुत लंबा सवाल आया, उन्होंने ये पूछा है बेसिकली कि क्रेडिबिलिटी जो है मतलब छोटी छोटी चीजें भी विटनेस की कंसिडर की जानी चाहिए, तो शरिया में इस चीज को बहुत गहरी नजर से देखा जाता है, तो कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा? क्या शरिया का लॉ प्रिवेल करेगा या हमारा जो कानूनी शहादत ऑर्डर है वो प्रिवेल करेगा? इसको अगर आप पढ़ भी सकें या समझ गए तो जवाब दे सकें। इससे नहीं, एक जनरल लीगल फिलोसफी का क्वेश्चन है, मैं इसको सिंपली आंसर कर देता हूँ। देखिए, जो कानूनी शहादत ऑर्डर है, जो सॉरी हाँ कानूनी शहादत ऑर्डर जो है 1984 का, दैट इज द लॉ। यहाँ पर लिखा जरूर ये गया है कि इट इज इन कॉम्प्लायंस विद शरिया, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर प्रोविजन जो है यूएसओ की इसकी वजह से इनेबल हो रहे हैं कि जो शरिया के प्रिंसिपल्स के जो स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड हैं वो फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो आप उस पर्टिकुलर प्रोविजन को जाके फेडरल स्टेट कोर्ट में चैलेंज कर दीजिए। इफ यू हैव अ गुड केस, इस लॉ को आप स्टेप डाउन करवा लीजिए एंड देन यू विल बी फाइन। लेकिन जब तक कि लॉ एग्जिस्ट कर रहा है और शरिया की चूंकि डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस मौजूद हैं, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर दिस लॉ विल प्रिवेल। That's my answer. And I might be wrong. ऑल राइट सर, थैंक यू वेरी मच। अगर किसी पार्टिसिपेंट का कोई भी सवाल, एक सेकंड, जहरा खान को अनम्यूट। Assalamu alaikum, sir. Am I audible? Yes. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने अभी जनरली जो क्लास सेमेस्टर में जो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा था तो नई बात करी कि जो एट्रीब्यूट्स होते हैं विटनेस के वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं स्पेशली, तो जो छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें भी हैं वो भी नलिफाई करने से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक अगर वो विक्टर भी नहीं पढ़ते, विक्टर नमाज, तो भी उनकी दलाला की जो कैपेबिलिटी होती है दैट दे कैन बी प्रेजेंटेड एज अ विटनेस, तो वो भी इफेक्ट हो जाती है, द पर्सन कैन नॉट बी प्रेजेंटेड एज अ विटनेस। तो अब यहाँ पर ब्रिटिश शरिया एक्ट के अंदर जो जज है वो बाउंड है कि वो शरिया के अकॉर्डिंग जजमेंट देगा अगर प्रेफर करेगा शरिया को ऑन द अदर लेजिस्लेशन। अब यहाँ पर हमारे पास कानूनी शहादत ऑर्डिनेंस भी है जो कि हमें पता है कि क्लासिकल शरिया लॉ के एग्जैक्टली इन अकॉर्डेंस नहीं है, और दूसरी तरफ हमारे पास क्लासिकल शरिया लॉ भी है, तो क्या हम ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस पर? मोस्ट डेफिनेटली आप अपना ऑब्जेक्शन इसको रेज कीजिए, और इसके लिए मैं आपको एक और चीज आपको मैं सजेस्ट करता हूँ। आप देखिए इसका ऑब्जेक्शन रेज कीजिए कि ये शरिया के प्रिंसिपल से कंप्लायंस नहीं है, उस चीज के ऊपर आप जो आपके पास एविडेंस है वो आप एविडेंस भी लेकर आइए, और साथ में आप एक काम कीजिए
कि कोई जजमेंट जो है वो ढूंढिए और बाद में मेरे साथ भी शेयर कीजिए कि जिसके अंदर ये कहा गया हो कि अगर काउंसिल जो है वो किसी के शरिया कंप्लाइंट प्रिंसिपल्स के ऊपर अगर ऑब्जेक्शन उठाता है किसी विटनेस के, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पर लिखा हुआ है कि ऐसे जो विटनेस है उसकी टेस्टिमनी जो है वो रिकॉर्ड ना की जाए, देन यू हैव अ परफेक्ट केस। टिल देन आई डोंट थिंक सो कि ये जो आर्गुमेंट है ये इतना मतलब इतना स्ट्रॉन्ग होगा। द रीजन बीइंग के हमारे यहाँ लॉ को जो है वो अकॉर्डिंग टू शरीय प्रिंसिपल्स मॉडिफाइड रूल किया गया है, बट इट इज द लॉ विच इज डायरेक्टली बीइंग फॉलोड एंड द शरिया प्रिंसिपल्स आर अंडरलाइंग दैट लॉ। थैंक यू वेरी मच सर। अस्सलाम वालेकुम। 1 मिनट, पहले राहिब सवाल कर लें फिर हम आ सकते हैं आपको। Assalamualaikum sir. Sir, I'm audible to you. सर मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर हम विटनेस की क्रेडिबिलिटी को शेक इस तरह से भी कर सकते हैं अटर्नी की हेल्प लेकर। लेट सपोज एक अगर अटर्नी है वो सेम विटनेस को अपने केसेस में नंबर ऑफ टाइम्स लेकर आया है और जितने भी उसके केसेस थे दे वर डिसमिस्ड, तो वी कैन हैव अ पॉइंट राइट देयर कि सर वी कांट टेस्टिफाई द विटनेस, क्योंकि ये सेम अटर्नी इस विटनेस को काफ़ी बार मुख्तलिफ केसेस में लेकर आया है और दे ऑल वर डिसमिस्ड। तो आई गेस इट कैन बी अ गुड पॉइंट फॉर अस, लेकिन ये फैंटास्ट वर्ड में ही पॉसिबल है, क्योंकि मतलब मूवीज वगैरह में रियल सिनेरियोज में ये केस अगर एप्लीकेबल होगा भी तो बहुत कम मैग्नीट्यूड पर हो सकता है। ये क्वेश्चन आपका अवैध सर से है या मुझसे है? सर आई गेस उन्होंने आपसे सवाल पूछा। श्योर, बिकॉज उन्होंने मैसेज में अवैध सर का लिखा था। एनीवेज देखिए, डेफिनेटली इट्स रियली गुड टू ट्राई योर माइंड कि आप उसके डिफरेंट सिनेरियोस होते हैं, और जो आपने चीज पॉइंट आउट की है आई एग्री विद दैट कि ऐसा हो सकता है, बट स्टिल इफ आई एम द जज और अब मेरे सामने सिनेरियो आता है तो मैं इस चीज को जो है अप्रिशिएट नहीं करूंगा। द रीजन बीइंग कि अगर डायरेक्टली किसी कोर्ट में, किसी ऑर्डर में, किसी जजमेंट में उस पर्टिकुलर विटनेस को ये नहीं लिखा गया कि ये जो पर्टिकुलर विटनेस है ये झूठा है या इसकी गवाही डिसप्रूव्ड है, एनीथिंग लाइक दैट, अगर ऐसा डायरेक्टली नहीं लिखा गया तो मैं ऐसे आर्गुमेंट कभी भी बाय नहीं करूंगा बीइंग अ जज। थैंक यू सर। मोहम्मद हमास का क्वेश्चन है सर वैस से, अगर सर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी हमारे साथ अपना सवाल पूछ सकते हैं प्लीज। सर आई गेस उनका इंटरनेट इशू है, तो हम तब तक चैट बॉक्स में लास्ट कुछ सवाल हैं वो ले लेते हैं। ये क्रॉस एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। वो कह रहे हैं कि विटनेस को डिस्क्रेडिट करने के लिए किस तरीके से बेहतर क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाए, एक बड़ा जलील सा सवाल है। वैसे इसके ऊपर काफी बात हो चुकी है, लेकिन उसका जवाब कुछ पॉइंट्स हैं। पहले ये कि उस आप विटनेस का बैकग्राउंड चेक करें। आप देखें, आपके अगर हम रियल केसेस की बात करें, अगर हम मॉक ट्रायल से जरा बाहर आ जाए, रियल केसेस के ऊपर आ जाए, पहला तो ये कि विटनेस का बैकग्राउंड चेक करें, पता करें अपने क्लाइंट से, अपनी पार्टी से कि क्या वाकई ही में ये विटनेस वहां पे था। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट क्लाइंट्स को पता होता है कि यार ये था कि नहीं था, या असल बात क्या है। तो फिर उससे आप ये समझ सकते हैं कि अच्छा अगर ये जो था ये कहाँ पर होता है आमतौर पर। लेट्स से कि कत्ल एक हुआ है बिलफर्ज मंडी बहाउद्दीन में, और जो शख्स है वो रहने वाला है सिंध का, और वो उस केस के अंदर आके जो है वो आई विटनेस बन गया है। तो ऐसे ये वो बातें हैं आपका क्लाइंट आपको बताएगा कि ये विटनेस आमतौर पे कहाँ पे रहता है, या ये वहां पर था भी या नहीं था। इस तरह की बातें आप उनसे पूछ लीजिएगा। तो अब ऐसी सूरत हाल के अंदर आप कह सकते हैं कि यार आप तो पूरी उम्र जो है कभी मंडी बहाउद्दीन नहीं आए, इस इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद आप पहली दफा यहाँ पर आए हो, तो आप कैसे ये कह रहे हो। जहाँ लेट से कि अगर वो आया है आपको पता है कि वो बात भी नहीं आया, ये आई विटनेस नहीं है, आप उसकी कोई ट्रेन की, कोई उसके प्लेन की, कोई बस की टिकट लें कि ये देखें कि ये तो आया ही इस दिन है, ये इसकी टिकट है, यू नो एनीथिंग। आप यू हैव टू जस्ट क्रिटिकली एनालाइज द सिचुएशन, क्रिटिकली एनालाइज द विटनेस। फिर ये पूछे देखा, जो हमने जो कोर्ट वाली बात है वो पहले ही हम कर चुके हैं कि अगर वो एक रेगुलर समझ लें कि बड़ी अजीब सी टर्म यूज की जाती है कि किराए के गवाह, अगर वो वाकई में वो एक टाउट किस्म का विटनेस है जो कि कोर्ट के अंदर हर वक्त अवेलेबल होता है, हर जगह पे गवाही देने के लिए पहुंच जाते हैं, तो आप उसको जो है बता दें कि ये तो इस तरह से हर केस के अंदर पेश होता रहता है, जो कि यहाँ इसका केस से ताल्लुक ही नहीं है। आप रिकॉर्ड से चीज साबित कर दें, वो विटनेस जो है वो डिस्क्रेडिट हो जाएगा।
So there can be multiple ways. It has to be seen. Thank you very much, sir. I have a question, Uneep. जी, please go. Is Sarais available? Yes, he is with us. First of all, I would like to thank Sarawais for giving such a brilliant lecture in such short time. So basically, my question is that आपने ये बताया था कि जब दूसरा काउंसिल कोर्ट का वक्त ज़ाया करता है थ्रू जब हम वर्चुअल मोड में होते हैं तो बार बार वॉइस डिसरप्शन का बहाना बनाकर, तो वो जो अपोजिट काउंसिल है वो उसको कैसे टेकल करे और उसको कैसे केश करे? सर अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो प्लीज जवाब दे सकें। एक्चुअली उनके इंटरनेट का भी इशू है, सवाल भी इंटरनेट के इशू से रिलेटेड है और उनका भी इंटरनेट है। थैंक यू। चलिए, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। डिस्टॉर्शन के लिए माफी चाहूंगा क्योंकि मैं बैल्कनी में खड़ा हूँ, हमारी लाइट नहीं है और मोबाइल के इंटरनेट पे हूँ। सवाल मैंने सुना आपका हमास। देखिए, टेक्निकल अगर पॉइंट पे हम बात करें तो अगर आप देखें आपकी पिक्चर के एंड पे एक बार बनी हुई होगी जिसमें सिग्नल्स बने हुए होंगे, या तो वो बार ग्रीन होगी या तो कम्प्लीटली वाइट होगी या तो रेड होगी। अगर रेड है तो समझ जाए कि उसकी तरफ असली में इशू है, उसकी पिक्चर के साथ बार लगी हुई होगी तो असली में इश्यूज हैं उनकी तरफ। अदरवाइज अगर वो ग्रीन है या वाइट है मतलब इश्यूज नहीं है। सेकेंडली, स्क्रीन पे ग्लिचेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं वो भी है। ये तो बातें हो गई टेक्निकली। लेकिन जब बात कंपटीशन की आती है तो आपको एटलीस्ट ऑब्जर्व करके जज को बताना पड़ता है कि इतना टाइम हमारा वेस्ट हुआ है इनके इंटरनेट इशू की वजह से, तो लिहाजा हमें टाइम ज़्यादा दिया जाए या उनके टाइम में से टाइम माइनस किया जाए। और टेक्निकल जो इश्यूज हैं जिसकी भी साइड से हो, आपके रूल बुक में लिखा हुआ होता है कि टेक्निकल इश्यूज जिसकी साइड पे होंगे उसी के जिम्मेदारी है उसे दुरुस्त करना। तो अगर आप जज से कहेंगे कि टेक्निकल इश्यूज इनकी तरफ से हैं और इनकी वजह से हम अपना क्रॉस पूरा नहीं कर पाए या इनकी वजह से एग्जामिनेशन पूरा नहीं हो पाया, तो जज पे लाजिम है कि वो उनके मार्क्स सिलेक्ट करे या तो आपको टाइम ज़्यादा दे। थैंक यू वेरी मच सर, आपने इस कंफ्यूजन को क्लियर किया। थैंक यू वेरी मच। सुमैया, आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं ऑडिबल? आई एम ऑडिबल? ओके सर, मेरा एक्चुअल में क्वेश्चन ये है, ये डाइवोर्स और ये उसका जो ट्रेल होता है खुला का, कि इसमें क्या देखा जाता है कि अगर ये हमारी शरीयत में एज वॉल नो कि हमारी शरीयत में अगर ओरल आप किसी को तलाक दे देते हो तो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ कंप्लीट तलाक। बट वो लीगली ऐसा होता है कि उसमें आपको विटनेस चाहिए होता है, एंड इफ देयर इज नो विटनेस, आपके पास एक ऐसा ऑडियो है, इफ देयर इज एनी वीडियो, तो क्या वो कोर्ट में एलिजिबल होगी? और सेकंड ये कि अगर वो जो तलाक देने वाला है वो अगर जाके कोर्ट में ये कह देता है कि नहीं मैंने तो तलाक नहीं दी, बिकॉज देयर इज नो लीगल एनी विटनेस और कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप उसको उस चीज से श्योर कर सकते हो कि नहीं ये तलाक है, तो क्या वहां पर लड़की डायरेक्ट अगर ये खुला का दावा करके इन अ रिक्वेस्टिंग वे जज को बोलती है, जजेस को, कि मुझे खुला चाहिए, तो क्या वो ट्रेल भी तलाक की तरह बहुत लंबा होगा कि वो उसी की तरह समराइज होकर वहीं पे खत्म हो जाएगा? सो इसको प्रिसाइज कर दें प्लीज। जी सर, वैसे आप इसको आंसर करना चाहेंगे या मैं आंसर कर दूं? वैसे सर को आपने अभी अनम्यूट कीजिए। थैंक यू फॉर अनम्यूटिंग मी अगेन। बता साहब, चलिए मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ इस बात का, क्योंकि फैमिली लॉ में इतनी प्रैक्टिस सही नहीं है हमारी। देखिए, सबसे पहले तो तलाक का जो इशू है वो दोनों फिक़्ह में डिफरेंट है। आप अगर अहले सुन्नत को देखें तो उनका तरीका डिफरेंट होता है तलाक का, और अहले तशरीह देखें तो उनका तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है तलाक का। उसके बाद जो लीगल बातें हैं उस पर मैं बात कर लूँगा, अदरवाइज मैं बात नहीं कर पाऊँगा। अगर आप कोर्ट में बात कर रहे हैं कि फलां शख्स ने मुझे तलाक दे दी थी थ्रू व्हाट्सएप या थ्रू मैसेज या लिख के भिजवा दिया था या कह दिया था, और आपके पास कोई प्राइवेट विटनेस मौजूद नहीं है,
आपके पास सिर्फ वो मैसेजेस मौजूद हैं या वो कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद है तो वो भी सफिशिएंट होती हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है और सामने वाला भी अगर बात को नहीं मान रहा और आप किसी भी तरीके से प्रूफ नहीं कर सकते तो फिर आप खुला की तरफ जा सकते हैं। और जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट ही होता है दोनों साइड्स पे, चाहे वो तलाक का हो या खुला का हो, जो जनरल प्रोसीजर होता है वही फॉलो किया जाता है। वज़ाफ साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे आप इसमें? नहीं, आपका आंसर दुरुस्त है, मैं आपके आंसर से एग्री करता हूँ। वैसे जिन्होंने पूछा था उनके लिए सिर्फ इतनी सी बात इसमें ऐड है कि देखें, अगर तो ये डिपेंड करता है पार्टीज क्या चाहती हैं। अगर जो है वो पार्टीज इस बात पर मुत्तफिक है कि हमने अलहदा होना ही है, तो जो शोहर है लेट्स से कि वो कह देता है कि ठीक है तलाक मैंने दी, वो अगले बाकी 2 नोटिस भिजवाता है, जाके काउंसिल में रजिस्टर करवा लीजिए, डिवोर्स सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, बात खत्म। अगर वो बाद में मुकर जाता है कि मैंने कभी तलाक दी ही नहीं, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर खातून चाहती हैं कि वो अपना अलग हो जाए, खुला का केस दायर करें, वहीं पर जज को जो है ये बात भी नोटिस में लाएं कि इसने मुझे तलाक दी है लेकिन बाद में जो है मुकर गए, जज उसको प्रोसीडिंग्स करेगा वेरी वेरी इन अ शॉर्ट टाइम, जो है वो आपकी खुला की डिक्री हो जाएगी। जितने भी फैमिली केसेस हैं, यस दे टेक लॉन्ग टाइम, लेकिन वो जो लॉन्ग टाइम चल रहा होता है ना, वो खुला की डिक्री की हद तक प्रैक्टिकली नहीं चल रहा होता। खुला की डिक्री तो अगर खातून चाहती है कि मैं अलग होना चाहती हूँ, बहुत जल्दी मिल जाती है। असल मसला तो फिर वो ज्यादा होता है वो डाउरी आर्टिकल्स का और डॉवर की अमाउंट का, वो सारे मैटर्स होते हैं। खुला की डिक्री बहुत जल्दी जो है वो इशू हो जाती है। तो the person involved in this can be it can get its answer or relief from the court in a very quick manner practically. सर थैंक यू सो मच। मैं मतलब कहना चाहूंगा कि क्वेश्चंस काफी ऑफ टॉपिक हो चुके हैं मॉक ट्रायल से, लेकिन आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सब क्वेश्चंस को एंटरटेन किया।